ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त आगे का एजेंडा का है। आगे का एजेंडा में सबसे पहले बात बिहार की करने जा रहे हैं, जहां पटना के पारस अस्पताल में हुए चंदन हत्याकांड में मुख्य आरोपी शूटर तौसीफ समेत 4 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया जा रहा है। पटना पुलिस और कोलकाता एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में 9 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। उनमें से 4 आरोपियों को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली है और इस दौरान कोलकाता से पटना लाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले आरोपियों को लेकर पटना पुलिस जहानाबाद पहुंच चुकी है और ये काफिला तेजी से पटना की ओर आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रांजिट रिमांड पटना पुलिस की तरफ से ली गई और फिर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर ये 4 आरोपी हैं। इसमें मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह भी है। पटना पुलिस तेजी से पटना की ओर बढ़ रही है। जहानाबाद क्रॉस कर चुके हैं ये लोग, आगे बढ़ रहे हैं पटना की तरफ। इस वक्त हम लगातार चंदन मिश्रा के शूटरों की गाड़ी के पीछे चल रहे हैं। एसटीएफ की टीम उसे कलकत्ता से लेकर पटना जा रही है। अभी हम जहानाबाद के टोड़ौना पार कर रहे हैं और टोड़ौना थाना अभी क्रॉस कर रहे हैं और चंद मिनटों में ये एसटीएफ की टीम जो है वो इसे पटना लेकर पहुंच जाएगी। आप देखिए, जैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक रंग की जो स्कॉर्पियो और उसके पीछे एक छोटी गाड़ी है, ये 2 गाड़ी कलकत्ता से लेकर शूटरों को जा रही है। 3 गाड़ियां थी, जिसे एक गाड़ी शायद शेरघाटी की ओर मुड़ने की खबर है। तो देखिए, कोलकाता से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। पटना पुलिस को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली है और इसी ट्रांजिट रिमांड पर पटना पुलिस जो है कोलकाता से इन आरोपियों को लेकर निकली और अब पटना की ओर आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि जो मुख्य शूटर है तौसीफ बादशाह, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ साथ 4 आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए गए। कोलकाता के आनंदपुर के एक गेस्ट हाउस में ये मौजूद थे और वहीं से इन्हें पकड़ा गया, वहीं से इन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कोर्ट में इनकी पेशी हुई बंगाल में और वहां से पटना पुलिस ने इनकी ट्रांजिट रिमांड ली और ट्रांजिट रिमांड के दौरान अब इनको पटना लाया जा रहा है। पूछताछ पटना में लाकर भी होगी। मास्टरमाइंड कौन, ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब इनसे पुलिस तलाशना चाहेगी। और ऐसे में देखिए, ये 4 आरोपी जिनको लाया जा रहा है ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से पटना, उसमें तौसीफ उर्फ बादशाह हत्याकांड का ये मुख्य शूटर है। इसके अलावा दूसरा शूटर जो गिरफ्तार किया गया निशू खान, ये तौसीफ का मौसेरा भाई है। तीसरा निशू खान है और निशू खान के बारे में यह भी बताया जा रहा है, जो दूसरा शूटर गिरफ्तार किया गया, कि जो पूरी साजिश है वो इसी के घर में रची गई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आगे का एजेंडा में। मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देने जा रही हूं। मुंबई में 2006 में जो ट्रेन में धमाके हुए थे, उसी को लेकर बड़ी खबर यह कि अदालत ने इस मामले में 19 साल बाद सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को बरी किया। सबूतों की विश्वसनीयता न होने पर इन आरोपियों को बरी किया गया है। तो कुल मिलाकर 11 आरोपी कोर्ट ने बरी कर दिए हैं, निर्दोष करार दिया है। कुल 12 आरोपी थे, जिनमें से एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है और ऐसे में बाकी बचे 11 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। मुंबई 2006 ट्रेन ब्लास्ट मामला और उसी मामले में 19 साल के बाद अब जबकि फैसला आया है तो फिर अदालत ने बरी कर दिया है 11 आरोपियों को। कुल 12 आरोपी थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और बाकी बचे सभी 11 आरोपी बरी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से। गणेश, ये मुंबई 2006 जुलाई में जो धमाका हुआ था, ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, उसमें 189 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई थी और ऐसे में सवाल ये कि उनका गुनहगार कौन, ये पता ही नहीं चल पाया। मतलब बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा सवाल है रोमा, क्योंकि 20 साल बाद अगर जिन आरोपियों ने आतंकवादी उन्हें करार देकर अगर उनकी गिरफ्तारी होती और मामला सुलझाने का दावा महाराष्ट्र एटीएस करती है, एजेंसी करती हैं, और उनकी अगर यहाँ उनको निर्दोष कहा जाता है कोर्ट की तरफ से, तो आखिर गुनहगार कौन है? किनकी वजह से ये 7 धमाके हुए थे? 11 मिनट के अंदर रोमाना 7 धमाके हुए थे और सैकड़ों लोगों की इसमें जाने गई थी। 700 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए थे।
शुरुआत में बहावलपुर मध्य प्रदेश के किले में इसकी साजिश रची गई। वहां पर तमाम आतंकवादियों को लाया गया और वहां से मुंबई भेजा गया। प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल किया गया। चर्चगेट स्टेशन से जोड़ियों में आतंकवादी जिनको गिरफ्तार किया गया था वो आए, उन्होंने प्रेशर कुकर बम बनाकर रेलवे की या ट्रेन की कंपार्टमेंट्स में रखे और ये 7 धमाके किए। अब अगर इनको कोर्ट कहती है कि ये सही आरोपी नहीं है, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो आरोपी कौन, किसने ये धमाके किए? क्या आज भी वो आरोपी बाहर घूम रहे हैं? क्या अभी न्याय नहीं मिला है? जिनकी जाने गई, उनके परिजनों की अगर आज बात करें तो काफी आहत वो महसूस करेंगे क्योंकि न्याय नहीं हुआ है। अगर आप 20 साल बाद सही आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं तो न्याय कैसे मिलेगा? और अब इसकी जवाबदेही किसकी है? तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी की सरकार, उस समय के जो डीजी थे या कमिश्नर थे अनामी रॉय, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुद अटेंड की थी और इस प्रकार ये पूरी कहानी सामने रखी गई थी कि यही आरोपी हैं। इसमें सिमी, अल-कायदा, लश्कर तैयबा, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सर्विस के लोगों के नाम सामने आए। पाकिस्तान तो से आज जब अदालत ने इन सभी को बरी किया, गणेश ठाकुर, अदालत ने जब इन सभी को बरी किया तो अदालत की तरफ से किस आधार पर इन्हें बरी किया गया? जी देखिए, अदालत का यही कहना था, ऑपरेटिव पार्ट अभी थोड़ी देर में आएगा, कि जो जिरह हुई, जो ट्रायल किया गया, उस ट्रायल में जो सबूत रखे गए वो कहीं भी इन आरोपियों को इस हमले का जिम्मेदार नहीं बताते। तो ऐसे में ट्रायल में कमी रही। इस प्रकार जो इन्वेस्टिगेशन रहा उसमें लूप होल्स थे। उस लूप होल्स का इस्तेमाल कर बचाव पक्ष के वकीलों ने दलीलें रखी जो कोर्ट ने मान्य की। और आपको बता दूं कि ये मामला कई सालों से मुंबई उच्च न्यायालय में चल रहा था। इसको करीब 3 महीने पहले ही रोमाना सुरक्षित रखा गया फैसले को और आज इसको इस फैसले को सामने लाया गया। तो ऐसे में इतने सालों तक, क्योंकि इनको फांसी की सजा ट्रायल कोर्ट ने दी थी, ट्रायल कोर्ट ने ये माना था कि यही आरोपी हैं और इन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया। लेकिन जब ये अपील में गए और सुप्रीम हाई कोर्ट में अपील में गए तो कई सालों तक ये मामला चलता रहा और हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव के चलते निचली अदालत या ट्रायल कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए इन्हें निर्दोष करार दिया है। तो अब इसको अपील जरूर किया जाएगा। जो मेरी सरकार के लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि ये फैसला उनके लिए एक झटका है। तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी सरकार की तरफ से जो ट्रायल चला गया था, अब भी ये ट्रायल चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी सरकार की है। लेकिन आप ये बता रहे गणेश, जरा इस पर भी दर्शकों को जानकारी दीजिए। ये मामला जब निचली अदालत में सुनवाई के लिए आया तब अदालत ने इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था निचली अदालत ने और फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद जब ये लोग हाईकोर्ट पहुंचे अपील में तो हाईकोर्ट ने सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। गणेश जी बिल्कुल, सबूतों के अभाव पे बरी कर दिया और इसमें कई थियरी थी। देखिए, इसमें एक एहतशाम मॉडल, कमाल अंसारी मॉडल को महाराष्ट्र एटीएस के सामने रखा और इसमें कई सारी बातें रखी गई कि ये इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, लश्कर तैयबा और आईएसआई की द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा थे और इन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट करके लाए थे। ऐसी स्थिति में जो इन आरोपियों को, जिन्हें फांसी की सजा हुई थी, उस मामले में जो सबूत रखे गए थे इनका रोल और इन्वॉल्वमेंट को लेकर, तो वो उसमें कहीं भी एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। कोर्ट ने ये माना है कि ये सभी आरोपियों का जो टाइमलाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जरिए आरोप लगाए गए थे वो कहीं भी मैच नहीं हो रहे हैं। इनके खिलाफ जो बातें रखी गई कि ये आरोपी बम ब्लास्ट या जो प्रेशर कुकर बम थे, इन्होंने जाकर रेलवे स्टेशन के चर्चगेट स्टेशन से बोरीवली तक जो ब्लास्ट हुए थे, कंपार्टमेंट में बॉम्ब इन्होंने रखे थे। तो जो टेक्निकल एविडेंस इनके खिलाफ रखा गया था उस समय, वो साबित ये नहीं करता था उनकी इन्वॉल्वमेंट या उनका प्रेजेंस। इसके अलावा जो सबूत इनके खिलाफ रखे गए थे कि ये बहावलपुर में गए, बहावलपुर के किले में इनको रखा गया, वहाँ उनको ट्रेनिंग दी गई, वहाँ पर बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई, प्रेशर कुकर बम बनाने के लिए अलग अलग दुकानों में जहाँ ये गए थे वहाँ पे सबूत इकट्ठा किए गए थे, तो वो कहीं कोरैबोरेट नहीं कर रहे थे। इनका मुंबई आना, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट
को अंजाम देने के लिए ट्रेन स्टेशन पर जाना, ये तमाम चीजें जो रखी गई थी वो कोर्ट ने मानने से इनकार किया है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में लूपहोल्स था जिसका फायदा आरोपियों को मिला, और अब बहुत बड़ा सवाल अब इन्वेस्टिगेशन पर हुआ है और अभी न्याय नहीं हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं रोमाना। बिल्कुल, देखिए 189 निर्दोष लोग जिनकी जान गई थी वो तो अभी भी इंसाफ के इंतजार में है ना। 19 साल के बाद हालांकि निचली अदालत से इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट में जब यह मामला आया है तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार फिर आपको पटना लेकर चलेंगे। बड़ी खबर बिहार से यही है, पारस अस्पताल में वो जो चंदन हत्याकांड हुआ था उस मामले का मुख्य शूटर तौसीफ और उसके साथ साथ 4 आरोपी हैं जिनको ट्रांजिट रिमांड पर पटना लेकर आया जा रहा है। पटना पुलिस और कोलकाता एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में 9 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। उनमें से 4 आरोपी 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड लेकर कोलकाता से पटना के रास्ते में इस वक्त बिहार पुलिस सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, जहानाबाद क्रॉस कर चुका था ये काफिला, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक पटना पहुंच जाएगी बिहार पुलिस इन शूटर्स को लेकर? शशांक, पटना के पुनपुन में एंट्री हो चुकी है। कोलकाता के रास्ते झारखंड होते हुए बिहार के गया जिले में एंट्री हुई, जहानाबाद होते हुए 4 लेन होते हुए पुनपुन तक जो है हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग के ठीक आगे जो गाड़ियां जा रही हैं उसी में मुख्य शूटर तौसीफ समेत अन्य 4 आरोपी हैं। अभी कुछ देर पहले जो है सुरक्षा जांच के नाम पर जो है हम लोगों को रोका गया, गाड़ी की डिक्की खुलवाई गई, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये पुनपुन वाला 4 लेन है, ये रोड सीधा जो है पटना टाउन जाएगा। तो जो जिस गाड़ी में तौसीफ है, कड़ी सुरक्षा के बीच जो है उसको पुलिस की टीम जो है वो पटना ले जा रही है। पुनपुन तक जो है वो हम लोग आ गए हैं। कुल तो शशांक, ये कुल 4 आरोपी हैं, इन चारों को एक ही गाड़ी में बिठाया गया है या अलग अलग गाड़ियों में बिठाया गया है? शशांक, मेरी आवाज मिल रही है? जी हेलो। जी शशांक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। शशांक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, कुल मिलाकर पटना पहुंच चुका है ये काफिला पुनपुन के रास्ते। ये अब जो पटना शहर है उसकी तरफ बढ़ता हुआ काफिला, जैसा कि हमारे सहयोगी शशांक हमें बता रहे हैं। शशांक से हमारा संपर्क हो पा रहा है क्या? शशांक, मुझे सुन पा रहे हैं? शशांक, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी मिल रही है। देखिए 48 जी शशांक, ये सभी आरोपी एक ही गाड़ी में बिठाए गए हैं या अलग अलग गाड़ी में इनको लाया जा रहा है? नहीं, देखिए कुल 3 से 4 गाड़ियां जो हैं वो कोलकाता से चली थी, जीटी रोड होते हुए झारखंड के रास्ते बिहार के गया जिले में एंट्री हुई, लेकिन जहानाबाद के टेहटा के पास एक गाड़ी को जो है बताया जा रहा है शेरघाटी की तरफ मोड़ दिया गया है। 2 गाड़ियां आगे जा रही हैं, ये पटना की तरफ बढ़ रही हैं और हम लोग ठीक पीछे हैं। अभी हम लोग बिल्कुल उस गाड़ी के पीछे थे जिसमें तौसीफ बादशाह था, लेकिन पीछे बैरिगेटिंग करके सुरक्षा जांच के नाम पे हम लोगों को रोका गया, गाड़ी की डिक्की खुलवाई गई, चेकिंग की गई पुलिस की तरफ से। अब हम लोग अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आगे 2 गाड़ियां जा रही हैं, उसी में तौसीफ बादशाह मुख्य शूटर है, उसका रिश्तेदार निशु खान है, जिसके आवास पर यह पूरी हत्या की जो है वो साजिश रची गई। शूटरों को उसने अपने घर में जो है वो पनाह दिया था। तो बाकी के लोगों को लेके आगे जाया जा रहा है। एक के बारे में बताया जा रहा है कि एक आरोपी जिस गाड़ी में था उस गाड़ी को जो है शेरघाटी की तरफ मोड़ा गया। अब क्या पुलिस का इरादा है ये अभी समझ से पड़े है, लेकिन तौसीफ वाली जो गाड़ी है बताया जा रहा है आगे ही चल रही है। हम कोशिश में है कि और उसके जो है नज़दीक जाए। हम जूम करके कहेंगे कैमरामैन को जो है वो दिखाने के लिए 48 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पे इन लोगों को लाया गया। देखिए 17 तारीख को घटना हुई, शूट आउट को ये जो पूरा हुआ घटना उसको लीड किया तौसीफ बादशाह ने। उसके बाद अपने परिजनों को गया ड्रॉप करके ये बंगाल भाग गया था। बंगाल में कोलकाता के आनंदपुर इलाके के गेस्ट हाउस से जो है इसकी गिरफ्तारी हुई। 4 लोग पकड़े गए और इनको जो है कल रात में करीब 12 से 12:30 के बीच में वहाँ से लेके जो है वो निकला गया है। तो अब ये लोग पटना पहुँचने वाले हैं। फिर से यहाँ पे जो है कोर्ट में इन लोगों को पेश किया जाएगा। लेकिन एक सूचना है कि एक गाड़ी को गया के शेरघाटी की तरफ मोड़ा गया है। अब क्या कारण है अभी ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखिए ठीक आगे जो गाड़ियां जा रही हैं वही है। हम कोशिश में है कि पकड़ने की कोशिश करें इनको। पटना की तरफ ये गाड़ियां जो हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, 130-140 किलोमीटर
की रफ्तार जो है बताई जा रही है। जी अच्छा, ये बताइए कि अब क्या जानकारी मिल रही है? जब इनको पटना लेकर पहुंच जाया जाएगा तो क्या सीधे पहले मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा और फिर इनकी कोर्ट में पेशी होगी? इसको लेकर कोई जानकारी? नहीं, देखिए मेडिकल के लिए तो ले जाया ही जाएगा जैसा जानकारी मिल रही है, फिर जो कोर्ट में है वो भी पेश किया जाएगा। फिर आगे क्या होता है ये देखना, पूछताछ तो इनसे होगी ही, लेकिन पहले हॉस्पिटल ले जाया जाएगा मेडिकल के लिए, फिर कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। 48 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पे जो है लाया गया, लेकिन इनकी गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। फिर भी हमारी कोशिश है कि हम नज़दीक तक इनके पहुँच पाएँ। जिस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया, सीधा शक की सुई जो है वो है गैंगस्टर शेरू पे, जो पुरुलिया जेल में बंद है, कि उसने अपने गुर्गे के जरिए तौसीफ बादशाह गैंग को जो है हत्या की सुपारी दी थी। उसके बाद घटना को तौसीफ बादशाह गैंग ने जो है वो अंजाम दिया। शूट आउट को लीड तौसीफ बादशाह खुद किया है, लेकिन परिजनों को अपने ही गाड़ी से गया, ड्रॉप करने गया था, वहाँ से वो बंगाल भागा, पुलिस पीछे लगी हुई थी और आनंदपुर इलाके से उसकी एक गेस्ट हाउस से जो है वो गिरफ्तारी हुई है। और जैसा कि आप बता रहे हैं शशांक कि एक गाड़ी जो कोलकाता से चली थी इन आरोपियों को लेकर, वो एक गाड़ी पटना की तरफ सीधे ना आकर गया में शेरघाटी की तरफ मुड़ गई, तो क्या अभी भी कुछ ऐसे आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिनकी तलाश पुलिस को हो रही हो? और बहुत मुमकिन है कि इसी निशानदेही के लिए एक गाड़ी जो है वो शेरघाटी की तरफ पुलिस ने मोड़ दी हो, या फिर वो हथियार जो इस्तेमाल किए गए हैं इस शूट आउट में उनकी बरामदगी के लिए, निशानदेही के लिए एक गाड़ी शेरघाटी की तरफ पुलिस लेकर जा रही हो? देखिए, हो सकता है इसमें जो है पुलिस ने कल खुद कहा कि हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, कुछ और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब तक 9 लोग जो हैं इसमें पकड़े गए हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी हुई है, तो संख्या इसमें अधिक है। कई लोग अभी भी फरार हैं। एक आपको याद होगा जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, उसमें कुल 5 लोग दिख रहे थे, लेकिन एक छठा था वो जो है हॉस्पिटल के नीचे ही खड़ा था, तो उन लोगों की शायद अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है। लेकिन मुख्य शूटर पकड़ा गया है, उसके जरिए अन्य लोगों तक जो है वो पहुंचने की कोशिश है। पुलिस यही जानने में लगी है कि आखिर अपने किस गुर्गे के जरिए जो है शेरू गैंगस्टर ने सुपारी दिलवाई है। तो जांच जो है जारी है, लेकिन अब पटना की तरफ हम लोग पहुंचने वाले हैं। अब देखिए पुलिस जो है पूछताछ करेगी, तब और जो है इस मामले में जानकारी निकल के आएगी। बिल्कुल, आप नजर बना कर रखिए। देखिए, अभी सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार मास्टरमाइंड कौन, हत्या क्यों करवाई गई, और उनके जवाब यही शूटर्स देंगे। इसी आधार पर जाहिर सी बात है पुलिस इन आरोपियों की रिमांड भी अदालत में जब इन्हें पेश करेगी तो मांगेगी। बहुत धन्यवाद आपका शशांक। मैं आगे बढ़ रही हूँ। दिन की बड़ी खबर है, सियासी खबर है। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह तय माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के दावे और बिहार वोटर लिस्ट ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर पक्ष विपक्ष में आर पार संसद में होगी। हंगामा होने के संसद में पूरे आसार हैं। विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर जवाब चाहता है, प्रधानमंत्री से विपक्ष जवाब चाहता है। रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई है। कांग्रेस समेत विपक्ष ने संकेत इसके दे दिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है, सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी है, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर पर दावों पर उचित जवाब दिया जाएगा, यह भी सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। और संसद के साथ साथ बिहार में भी विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से ही शुरुआत होने जा रही है। बिहार में आप जानते हैं इस साल विधानसभा चुनाव, और ये जो सत्र है वो मौजूदा विधानसभा का अंतिम सत्र बिहार में होगा। इसके बाद तो फिर नई सरकार बनने पर विधानमंडल का अगला सत्र होगा। लिहाजा राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बिहार का जो सत्र आज से शुरू होगा वो भी बेहद अहम है। विपक्ष इस सत्र में सरकार को कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना चुकी है बिहार में, और सत्ता पक्ष भी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी में। तो एक तरफ बिहार में हंगामे के आसार हैं, यहां दिल्ली में संसद में सियासी तकरार की तैयारी पूरी दिख रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों के बयान इसी ओर तो इशारा कर रहे हैं। सदन को बाधित करना जनता की एक तरह से उनका बहुमूल्य गाड़ी की कमाई का अपव्यय होता है, सदन का समय जाया होता है। नहीं तो आप सवाल कर सकते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई मुद्दा है नहीं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी
अभी तक तो अपनी हार का ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे और अब वो बिहार में वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को वेरीफाई करता है डोर टू डोर। तो मुझे लगता है कि कोई मुद्दा है नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि सदन को सुचारू रूप से चलाएंगे। See, we also wants the house to run properly because nation is watching us. The constructive discussions is good and healthy for the present democratical system. तो देखिए, आपको विस्तार से बता देते हैं वो मुद्दे जिनको लेकर हंगामा होगा। ये तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर अभिवादन करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मौजूद हैं। आप देख रहे हैं जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद हैं, अर्जुन मेघवाल वहां पर मौजूद है। तो तमाम नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर और जिस तरीके की परिपाटी रही है, सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखते हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। मानसून सत्र में आप सभी मीडिया जगत के लोगों का स्वागत है। साथियों, मानसून नवीनता और नवसर्जन का प्रतीक है और अब तक जो खबरें मिली हैं, देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें हैं और बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इतना ही नहीं, हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है उस हिसाब से पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार, वो करीब करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, यह हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है और पूरे संसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा, जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम हैं उनके लिए भी प्रेरक बनेगा, प्रोत्साहक बनेगा। साथियों, ये
मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। साथियों, ये दशक हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि शांति और प्रगति कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने के कदम कदम पर प्रगति के एहसास करते रहे हैं। देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है। देश आजाद हुआ तब से ये समस्या को हम झेल रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कोई बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है
कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है। हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। साथियों, एक के बाद ऐसी घटनाएं देशभक्ति के लिए, देश की भलाई के लिए संसद में पहुंचे हुए हर माननीय सांसद के लिए गौरव का पल है। और संसद के इस सत्र में ये गौरव गान पूरा देश सुनेगा, हर सांसद से सुनेगा, हर दल से सुनेगा। साथियों, आर्थिक क्षेत्र में भी जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी, देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था। 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इन दिनों 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है। देश में एक जमाना था 2014 के पहले जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानवी के जीवन में राहत बन गया है, सुविधा बन गया है। लो इन्फ्लेशन के सामने हाई ग्रोथ एक अच्छे विकास यात्रा की दिशा है। साथियों, डिजिटल इंडिया, यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में जितने हो रहे हैं, अकेले भारत में उससे ज्यादा हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक वैश्विक समागम था और उसमें भारत ने बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की। आईएलओ का कहना है कि 90 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में अब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसी प्रकार से वैश्विक संस्था WHO ने ये कहा है कि भारत अब आंख की जो बीमारी आमतौर पर बारिश के सीजन में ज्यादा देखी जाती थी, ट्रैकोमा, अब भारत को WHO ने ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है। तो आरोग्य के क्षेत्र में भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भारत के लिए सिद्धि है। साथियों, पहलगाम की क्रूर अत्याचार, नरसंहार
पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था। और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्र हित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले और इसके लिए ये हमारे सांसदगण, हमारे राजनीतिक दल सराहना करने के मेरे लिए सौभाग्य है। साथियों, हम जानते हैं कि ये स्पिरिट, एक स्वर, एक एकता का वातावरण देश को कितना उत्साह से भर देता है। विजयोत्सव का ये पर्व इस मॉनसून सत्र में भी उसी भाव से प्रकट होगा। देश की सैन्य शक्ति को सराहना करेगा, देश के सामर्थ्य का गौरवगान करेगा और देश के 140 करोड़ नागरिकों को नई प्रेरणा का कारण बनेगा। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के इन प्रयासों को बल दें, सेना के सामर्थ्य की सराहना करें। और मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग है, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मॉनसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने आकर सांसदों को यह शुभकामना दी है कि वो बढ़ चढ़कर संसद के अंदर संवाद करें। दल हित में मत भले ही ना मिले लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से मीडिया के सामने इस मॉनसून सत्र की औपचारिक शुरुआत कर दी है। और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का यह संबोधन मॉनसून सत्र से पहले एक तरीके से वो खाका उन्होंने देश के सामने रख दिया इस मॉनसून सत्र को लेकर, जिस मॉनसून सत्र में क्या कुछ संवाद होगा, सदन के भीतर किस तरीके की चर्चा होगी, उसकी एक तस्वीर अब देश के सामने है, जिसमें विजय उत्सव के रूप में देश ये मॉनसून सत्र मनाएगा। ये सरकार की इच्छा है और यही विजय उत्सव का स्वर इस मॉनसून सत्र में हर सांसद की ओर से सुनाई पड़े, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।